अब नेक्स्ट लॉ, पहला नियम क्या बताता है कि कोई फोर्स नहीं लगा तब ऐसा। अब उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि अगर फोर्स लगेगा तब क्या होगा, तो उसके लिए आ गया दूसरा नियम, तो न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का दूसरा नियम है, सबको पता है? बताओ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू रेट। रेट बताएंगे तो किसके रिस्पेक्ट, किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? समय, दूरी, वेलोसिटी, टाइम ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम टेकन, dp बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है फोर्स। तो न्यूटन का दूसरा नियम मोमेंटम के टर्म में ही एक्सप्लेन किया गया, उसको हम दूसरी तरह से बता रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट चलेगा एक्सेलरेशन के साथ। F बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का दूसरा नियम को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, F बराबर m ए। F क्या है? F है नेट फोर्स। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो नेट फोर्स किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। और वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है कि जिस डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। ये है न्यूटन का दूसरा नियम कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट चलेगा एक्सेलरेशन के साथ, और फोर्स बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर F का मतलब है नेट फोर्स ऑन द बॉडी, और ए है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन ये न्यूटन का दूसरा नियम कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो फोर्स बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बोलने का मतलब है कि टोटल फोर्स, नेट फोर्स, सभी फोर्स का सम, रिजल्टेंट, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम। फोर्स को जब सम करेंगे तो वो वेक्टोरियली ऐड करेंगे ना, तो सभी फोर्स का सम, वेक्टर सम बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का दूसरा नियम। अब बताओ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास, समझ गया ना, ये न्यूटन का दूसरा नियम सबको आ गया। मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, ये न्यूटन का दूसरा नियम है, F बराबर एम ए। F बराबर एम ए न्यूटन का दूसरा नियम। तो न्यूटन का दूसरा नियम है F वेक्टर बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। अब जैसे बोलो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है, मान लेते हैं कि 2 kg, मास है 2 kg, और ये ऑब्जेक्ट चला जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ। इसके पास एक्सेलरेशन ए का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? 10 न्यूटन लग रहा होगा। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा तभी ना ये एक्सेलरेशन साथ चल रहा है। फोर्स किधर लग रहा होगा? जिधर एक्सेलरेशन है। तो इसके पास एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस पे लग रहा होगा सेम डायरेक्शन में। फोर्स इस पे लग रहा होगा सेम डायरेक्शन में, और ये फोर्स F बराबर हो जाएगा कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का वैल्यू है 2 kg और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हो गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो फोर्स हो गया 10 न्यूटन। तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ गए ना सबको ही? अब जैसे बताओ, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है और इस पे फोर्स इधर से लगा,
न्यूटन, 100 न्यूटन। एक फोर्स इधर से लगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, और इसका मास है 5 किलोग्राम। तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन बराबर न्यूटन का दूसरा नियम से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स बाई मास। यहाँ फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स है? टोटल फोर्स, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना इस पे लगा है? इधर से 100 लगा और इधर से 20, तो नेट हो गया 100 माइनस 20, 80। तो नेट फोर्स हो गया 80 न्यूटन। यही नेट फोर्स हुआ 80 न्यूटन। और मास कितना है? मास है 5 kg। तो 80/5 हो गया कितना? 16 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा? जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स देखो इस डायरेक्शन में है। नेट फोर्स इस पे इधर लगा ना, पॉजिटिव एक्स की ओर, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव एक्स की ओर। क्या कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लिए, लिख लिए सब कोई? तो एक और क्वेश्चन अब बनाओ सब कोई। मान लो कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 5 kg, और ब्लॉक चल रहा है एक्सेलरेशन के साथ इस डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन ए बराबर है 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। और इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर से एफ, इधर से फोर्स एक लगा एफ, और इधर से एक फोर्स लग गया मान लो कि 60 न्यूटन। तो इस एफ का वैल्यू क्या होगा? एफ का वैल्यू क्या होगा? नोट करते आते हैं, लिखते आते हैं जो जो आंसर आ रहा है। -10 न्यूटन, +10 न्यूटन। और कोई आंसर आ रहा है? एक दो हम अपने तरफ जोड़ते हैं। चलो 10 के आगे एक और लगा देते हैं। अच्छा, हम तो अंदाज पे चल रहे थे। एक दो लगा देते हैं, 210 न्यूटन। और कुछ कर दें? गुना उना करके 300 कर देंगे। चलो इसी में कोई आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो क्या आप सबका आंसर एक आया, कुछ आया? एक ऑप्शन सबका, कोई एक ऑप्शन सबका आ रहा है? तुम्हारा सी आ रहा है, और सबका तुम्हारा बी ही रहा, तुम लोग का सी रहा। सी, सी पे सब लोग, मैक्सिमम लोग बहुमत सी के साथ है। तो देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है। न्यूटन का दूसरा नियम लिखो। न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में लिया गया है नेट फोर्स, उसी डायरेक्शन में लेना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लेंगे? एफ। और ये वाला माइनस ना लेंगे, तो एक्सेलरेशन की तरफ जो फोर्स है वो लेना है प्लस, और अपोजिट को माइनस। तो एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स हो जाएगा एफ -60। ये हो गया नेट फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन 10। यहाँ पे ध्यान दो कि जो फोर्स लेंगे वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लेंगे, दोनों को सेम डायरेक्शन में लेना है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस लिए हो, उसी डायरेक्शन में फोर्स प्लस लेना है। तो एक्सेलरेशन की तरफ नेट फोर्स क्या हो गया? एफ -60। तो यहाँ से एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? 110 न्यूटन। तो सी ऑप्शन सही है। ऐसे भी तुम सोचो, इतना इक्वेशन नहीं लिखना पड़ता, तुम ऐसे ही सोचो। अगर हम वो बता दिए कि इसका एक्सेलरेशन 10 है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगा? मास इंटू एक्सेलरेशन 50 लगा। नेट फोर्स 50 बचना चाहिए एक्सेलरेशन की तरफ। इधर से कितना लगाएंगे कि 50 इधर बचेगा? 60 उसको कैंसिल कर रहा है। इधर से 110 लगाएंगे ना, 50 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो 110। तो न्यूटन का दूसरा नियम समझ में आया कि एफ बराबर एम ए। अब कुछ इस पे क्वेश्चन देते हैं।
कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? न्यूटन सेकेंड लॉ डिफाइंस फोर्स, सही है ना? सेकेंड लॉ फोर्स को डिफाइन कर ही रहा है। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है? जो एक्सेलरेशन दे। फोर्स को डिफाइन कर रहा है, तो पहला ऑप्शन सबका सही है ना? पहला ऑप्शन सबका सही तो सही। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन सही है कि न्यूटन का दूसरा नियम डिफाइन एक्सेलरेशन कर रहा है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो न्यूटन का नियम ऐसा कुछ कहाँ यूज़ किया है? वो तो कैनेमेटिक्स में हम लोग डिफाइन कर लिए थे। तो कैनेमेटिक्स में डिफाइन किए थे, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कुछ और है, न्यूटन का नियम नहीं डिफाइन कर रहा है। ये गलत हो गया। अब आगे बताओ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ से डिराइव या प्रूव किया जा सकता है, या न्यूटन के दूसरे नियम को फर्स्ट लॉ से डिराइव या प्रूव किया जा सकता है। ऐसा कभी कभी स्कूल सब में प्रूव करने के लिए क्वेश्चन भी मिला होगा कि प्रूव न्यूटन्स ये लॉ बाय यूजिंग दिस लॉ। क्या ऐसा क्वेश्चन कहीं मिला है? 9th 10th में ऐसा कभी 9th में मिला होगा? तो कैसे प्रूव करते थे? सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है एफ बराबर एम ए, और अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू पुट कर दें 0, इफ ए बराबर 0, इसका मतलब फोर्स बराबर क्या हो गया? 0। जो कि पहला नियम में है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगे तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, चल रहा है तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन 0। या वेलोसिटी मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, एक्सेलरेशन 0। तो फोर्स अगर 0 हुआ तो एक्सेलरेशन 0। तो इसलिए पूछा गया कि क्या न्यूटन का पहला नियम को दूसरा नियम से, या दूसरा नियम को पहला नियम से डिराइव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब तो समझ में आ गया हो कि क्या करना है। तो क्या होगा बी और सी और डी में बताओ क्या होगा? सी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आता भी है कि प्रूव दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैन प्रूव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऐसे लिख दिए और पुट किए कि एक्सेलरेशन बराबर 0 तो फोर्स बराबर 0। इससे प्रूव हो गया कि फोर्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी 0, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी 0। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ऐसा सबको लगता है, लगता है बहुत लोग को लगता है, तो लगने वाला चीज़ सबको सही हो जाए कोई जरूरी थोड़ा है, तो ये गलत है। अब डी के बारे में क्या तुमको लग रहा है? अब सी गलत, तो डी के बारे में क्या लगता है? डी सही कि डी गलत है? डी भी गलत, तो डी गलत है, तो डी भी गलत है। तो सी और डी दोनों गलत है, क्योंकि पहला नियम डिफाइन करने के लिए आया किसको? ऑब्जर्वर को। पहला नियम ऑब्जर्वर को डिफाइन किया, उसके बाद हम आगे बढ़े, और दूसरा फोर्स को डिफाइन करा उसके बाद। और ये भी समझ लो कि एक लॉ से दूसरे लॉ को डिराइव जब करें तो वो लॉ क्यों आता? ठीक है, फिजिक्स का जितना भी लॉ लिस्ट में डाला गया कि फिजिक्स का नियम है, फंडामेंटल लॉ के लिस्ट में है, तो ये समझ लो कि एक लॉ से दूसरे लॉ को डिराइव नहीं कर सकते हैं। जैसे संविधान में ही कुछ मान लो कि नियम आ गया, सेक्शन इतना सेक्शन इतना, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। अगर इस सेक्शन से हमको सब कुछ पता चल नहीं जाता तो अगला सेक्शन लाने की क्या जरूरत है? उससे वो चीज़ नहीं पता चल रहा है तब तो अलग आया है। तो फर्स्ट लॉ केवल डिफाइन कर रहा है किसको? ऑब्जर्वर को। बिना ऑब्जर्वर के डिफाइन किए सेकेंड लॉ की बात ही नहीं करते। तो फर्स्ट लॉ अलग है, सेकेंड लॉ इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी जो फिजिक्स का लॉ है फंडामेंटल लॉ के लिस्ट में, वो सब आपस में क्या होता है? दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। कभी भी एक लॉ से दूसरे लॉ को प्रूव या डिराइव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर दें कि पहला नियम से दूसरा नियम डिराइव कर देंगे, या दूसरा से पहला। जब दूसरा से पहला डिराइव होता तो फिर पहला लॉ आने की जरूरत ही क्या था? नहीं आता, फिर दूसरा ही बन जाता, उसे काम चलता। तो पहला नियम अलग है, बिल्कुल अलग है, दूसरा नियम बिल्कुल अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो एक से दूसरे को प्रूव करना गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बचपन में कभी कभी मिल जाता है, लेकिन वो सब गलत मिला है। तो फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ को, सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को, किसी एक लॉ से दूसरे लॉ को डिराइव नहीं करना है। अब आ जाओ ई पे। न्यूटन्स फर्स्ट, दोनों में से तुमको अगर बताना है कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब बताओ।
दोनों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सब है, दार्शनिक की सब तो इम्पोर्टेंट है, उसमें घबराने की बात नहीं है। सिंपल सा बात है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही ना पहले हमको बताना पड़ेगा। बिना फर्स्ट लॉ के बात किए सेकेंड लॉ में आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ पहले तो डिफाइन किया ऑब्जर्वर को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में क्या है? ऑब्जर्वर है। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑब्जर्वर है। फिल्म खराब है, घटिया है, बढ़िया है, उससे मतलब नहीं है। दर्शक बोल दिया कि अच्छा मूवी है तो अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ डिफाइन करा ऑब्जर्वर को, इसलिए फर्स्ट लॉ मोर इम्पोर्टेंट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैन बी assumed as more important than second law। तो जाकर फर्स्ट लॉ इम्पोर्टेंट है। अगर दोनों में तुमको एक बताना है कि कौन इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट लॉ क्यों नहीं बताएंगे? अब आ जाओ, तो इसमें आंसर ये वाला गलत हो गया। अब आ जाओ न्यूटन्स थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता है बताने में। थर्ड लॉ तो सबको याद रहता है बचपन से ही। थर्ड लॉ लगभग लोगों को याद है जो फिजिक्स नहीं भी जानता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ बोलो तो तुम लोग वही लिख देते हैं। एवरी, हाँ सबका एकदम सेम आया। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लिख देते हैं। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गांधी जी सबसे अच्छा इस लॉ को समझने वाले में से थे। उनको पता था कि हमको कोई मारा है मतलब फोर्स लगाया, तो हम भी उसे फोर्स लगा दिए हैं, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक थप्पड़ मारा इस गाल पे, मान लो इधर से फोर्स लगाया तो वो भी फोर्स उस पर लगा चुके हैं। एक्शन किया तो रिएक्शन के रूप में ये फोर्स लगा दिए हैं। फिर दूसरा गाल भी किए, उस तरफ भी मारा, फिर ये फोर्स लगा दिए। तो हमेशा बराबरी का चल रहा है। तो वो तो जान ही रहे, इसलिए वो सबसे अधिक फॉलो किया न्यूटन्स थर्ड लॉ को। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इवन कोई रिक्शा वाला से ही बात करोगे ना, तो वो उसको तुम तंग करने की कोशिश करो तो बोलेगा कि ज़्यादा दिक्कत दीजिएगा तो फिर हम क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया भी होता है, जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये है कि हर एक्शन के चलते एक रिएक्शन होगा, और कितना होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे बच्चा के बीच में लड़ाई होता है, दो बच्चे की जो लड़ाई होती है, तो कोई मतलब माता पिता उसको कैसे डिफेंड करते हैं। कोई बच्चा मतलब रिस्ट पुस्ट है, वो हमेशा सबको मार पीट के आता है, तो उसके माता पिता ऐसे कहते हैं कुछ ना कुछ तो वो भी छोटका भी किया होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर एक्शन रिएक्शन किया हो तभी इधर से कुछ एक्शन हुआ है। बच्चा सबका एक्शन वाला मूवी सबसे बढ़िया लगता है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही लग रहा है? पहले एक्शन होता है कि रिएक्शन होता है? वही पूछा गया है कि एक्शन अकर्स आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद एक्शन होता है, ये पहला है। दूसरा में कि एक्शन जो है रिएक्शन के पहले होता है, बी ऑप्शन। सी में है कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। डी में है कि सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नेचर में इनवर्स में एग्जिस्ट करता है, और एक्शन का मैग्नीट्यूड रिएक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो कौन सा ऑप्शन ए सही लग रहा है कितने लोगों को? ये गलत लग रहा है ना? ये तो सही लगने का बात नहीं होना चाहिए कम से कम। पहले तुम्हारा किसी को लगेगा कि ये एक्शन बाद में होता है रिएक्शन के। पहला ऑप्शन नहीं ना है कि एक्शन रिएक्शन के बाद होता है, तो ये ऑप्शन गलत ना है? गलत है। हाँ क्या किसी को सही लग रहा है तो बोलो, सोचते हैं उस पर। अब आ जाओ बी ऑप्शन पे। एक्शन रिएक्शन के पहले होता है। ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किसी को सही नहीं भी लग रहा है क्या? बोलो किसको सही नहीं लग रहा है?
तो ऐसा बताओ जिसको सही नहीं लग रहा है ये स्टेटमेंट, कि एक्शन रिएक्शन के पहले होता है। एक्शन का मतलब जैसे तुम सोचो, एक दीवार लिए, ठीक है, दीवार लिए, दीवार पे तुम जाकर के फैट से मुक्का मारो ऐसे करके, ठीक है ना, या सिर से मारो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फैट से जाकर के मारो, ठीक है। तो तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो क्या हो गया, एक्शन, ठीक है, एक्शन हो गया, ध्यान समझो। फोर्स पे तुम फैट मारे तो तुम फोर्स लगाए, वो क्या हो गया, एक्शन। उसके बदले में दीवार लगा देगा, रिएक्शन। दीवार तुम पे ही फोर्स लगेगा ना, यही ना है न्यूटन का तीसरा नियम, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पे फोर्स लगाता है तो वो भी उस पे फोर्स लगा देगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब कि तुम दीवार पे फोर्स लगाए, ये एक्शन हो गया, दीवार उसके बाद फोर्स लगाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन। तो अगर मान लो कि रिएक्शन बाद में होगा तो तुम तो ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो कि जल्दी से मुक्का हटा लो, जोर से मारो और फैट हटा लो, क्या तो जब तक वो फोर्स लगेगा तब तक तुम भाग चुके हो ना, तो चोट ही नहीं लगेगा। ऐसा जुबा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, टाइम का गैप है दोनों में, एक्शन के बाद रिएक्शन होता है, ये बोलना सही है, गलत ना हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, साथ में होता है। जिस समय कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाए तो एट द सेम टाइम दूसरा भी फोर्स उतना ही लगाएगा, फोर्स हमेशा एक साथ लगना शुरू होगा। ऐसा नहीं हो कि हम पहले फोर्स लगाएंगे तब दूसरा ऑब्जेक्ट सोचेगा कि हम भी लगा देते हैं और लगाना उसके बाद स्टार्ट करेगा। जैसे सन और अर्थ के बीच में, सन है, ठीक है, सन इतना बड़ा, अर्थ इतना छोटा, कौन बड़ा फोर्स लगाएगा, सन की अर्थ, सन बड़ा लगाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, सब जगह लगता है न्यूटन का तीसरा नियम। तो सन का मास बड़ा हो छोटा, उससे क्या मतलब है, सन अर्थ पे जो फोर्स लगाया अपनी ओर खींचा, ये मान लो सन के द्वारा हो गया एक्शन, बदले में अर्थ भी सन को अपनी ओर खींचेगा, ये क्या हो गया, रिएक्शन। दोनों में से ऐसा नहीं कि पहले सन फोर्स लगाया तब अर्थ लगाना शुरू करेगा, दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, एक साथ लगेगा, साइमल्टेनियसली। तो एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ लगता है, बीच में कोई टाइम का गैप नहीं होगा। और आपस में फोर्स क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे दूसरी तरफ सोचो, ये धरती है, ठीक है, एक यहाँ पे छोटा सा पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, मान लो 1 kg का पत्थर है, और धरती का मास तो जानते हो कितना खतरनाक है पत्थर की तुलना में, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, इतना ज़्यादा मास है। उठाओगे तो उठेगा धरती, नहीं नहीं उठने वाला, कुछ सोचना बेकार है। अब तुम सोचो, धरती और पत्थर कौन एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से खींचेगा, बोलो, इक्वल। धरती इसको फोर्स ला के खींची अपनी ओर, तो पत्थर भी धरती को अपनी ओर खींच लेगा, फोर्स होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो धरती इसको अपनी ओर खींची तो ये भी धरती को अपनी ओर खींचेगा, एक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ लगेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। यही तो बोला गया न्यूटन का तीसरा नियम, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये हुआ इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज मास चार्ज, ये सब जो भी चीज हो वो सब पे डिपेंड नहीं करेगा। दो के बीच फोर्स जो है एकदम नियम है कि आपस में जो फोर्स दो के बीच लगेगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन लगेगा, चाहे मास किसी का ज्यादा हो छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या होता है कि धरती का मास इतना ज्यादा है, फोर्स तो दोनों पे बराबर लग रहा है, लेकिन पत्थर छोटा है तो उसमें हमको जो चेंज आ रहा है वो पता चल रहा है, लेकिन धरती का मास इतना बड़ा है कि उस फोर्स चलते कुछ पता नहीं चल पा रहा, उसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। कोई बहुत भारी मास है, उस पर तुम 10 न्यूटन लगाओ, और कोई छोटा पत्थर पे 10 न्यूटन लगाओ, तो अर्थ पे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, फोर्स तो दोनों बराबर लगा, लेकिन इसमें फर्क पड़ा नहीं है। तो एक्शन अकर्स बिफोर रिएक्शन सोचना गलत, एक्शन अकर्स आफ्टर, ये भी, ये नहीं, ये तो बाद में सोचेंगे। एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है हमेशा साथ में, तो बी और सी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन अकर अकर साइमल्टेनियसली। एक्शन रिएक्शन हमेशा होगा साथ में, कभी आगे पीछे नहीं। अब आ जाओ डी ऑप्शन, किसी को डी ऑप्शन सही गलत बताओ।
किसको सही लग रहा है, किसको गलत लग रहा है? सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। अकेला फोर्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब वही तो हम पूछ रहे हैं। सी तो गलत है जी, सी नहीं गलत है, सी तो बाद में हम बात कर रहे हैं, अभी तो बी की बात की है। सी, सी का बताओ। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन, सी के पहले डी बता दो, डी पूछ लें तो डी बताओ। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, एक अकेला फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। नहीं, जैसे जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है केवल यही फोर्स लगेगा, इसके अलावा और कोई फोर्स दुनिया में नहीं हो? ये कोई ना कोई तो लगाया होगा ना। ये जो भी है लगाया है, तो ये ऑब्जेक्ट उस पर भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगा देगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक अकेला फोर्स नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल फोर्स लगा दे हम पे नहीं लगे। फोर्स किसी पे लग रहा है मतलब वो भी उस पर लगाएगा, तो फोर्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगा, पेयर में रहेगा। एक्शन और रिएक्शन के पेयर में एग्जिस्ट करेगा, एक फोर्स एक्शन है, दूसरा उसका रिएक्शन लगेगा। फोर्स हमेशा दो दो के पेयर में होगा, दो दो करके होगा, एक्शन रिएक्शन में होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, और डी ऑप्शन गलत। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन रिएक्शन विल बी सेम, ये क्या हो गया, सही हो गया। तो ये हो गया न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीनों नियम का बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आया ना, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से समझते हैं, हम लोग को मेनली समझना है इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का सेकेंड लॉ। देखो फर्स्ट लॉ का काम था ऑब्जर्वर बता देना कि पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम केवल उसी के लिए सही है जो कि जिसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वही ये सब बात बोलेगा तो सही होगा। न्यूटन का तीसरा नियम भी उसी के लिए सही है जिस ऑब्जर्वर के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के पहले हम लोग को सीखना होगा फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। तो सबसे पहले कि न्यूटन का दूसरा नियम हम लोग अप्लाई करना सीखें, तो कैसे FBD ड्रॉ करेंगे ये सीखना है। FBD नाम से सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, तो जैसे मान लो कि 4-5 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, जैसे बेंच के ऊपर बुक रखा है, बुक के ऊपर कुछ और चीज रख दी है, तो हर एक एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर लो, एक दूसरे से फ्री कर लो, फ्री कर लो एक दूसरे से, और जो फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट कर दो। तो उस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसी और चीज़ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये पूरा मिलकर के क्या बन गया है, एक सिस्टम बन गया है, ठीक है। सब मिलाकर के एक साथ क्या बोलेंगे, सिस्टम है। और अब हम लोग क्या करें, सिस्टम में से सारे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया गया है, सारे चीज़ों को एक दूसरे से फ्री कर दिया गया, और जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है उसको फोर्स के रूप में दिखाया गया है। क्या हुआ जी, आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको फोर्स के रूप में दिखाया गया है। जैसे देखो ये वाला मान लो इस पे फोर्स लगाया F, ये इस पे फोर्स लगा दिया F, ये वाला इस पे कुछ और फोर्स लगा दिया F डैश, ये वाला इस पे फोर्स लगा दिया F डैश। तो इस तरह से जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, तो आपस में जो एक ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन को फोर्स के रूप में रिप्रेजेंट करने को ही क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम लोग को सीखना है पहले कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के पहले। NLM अप्लाई करने के लिए
FBD ड्रॉ करना सीखना है। FBD अब सीखना है कि FBD कैसे ड्रॉ करेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग सकता है, कौन कौन सा फोर्स लग सकता है, तो देखो सबका लिस्ट बना लेते हैं। फोर्स लग सकता है, जो स्ट्रिंग लगाता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। पहले से बताया हुआ नहीं सब। जो फोर्स स्ट्रिंग लगाएगा वो टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कैसे लगता है, ऑलवेज अलोंग स्ट्रिंग एंड पुल करने वाले डायरेक्शन में। किसी भी चीज को स्ट्रिंग क्या करता है, खींचता है, हमेशा उसको पुल करेगा और किधर लगेगा, अलोंग स्ट्रिंग लगेगा। तो एक फोर्स लगता है टेंशन, जो कौन लगाता है, फोर्स एग्जर्टेड बाय स्ट्रिंग। फोर्स एग्जर्टेड बाय स्ट्रिंग हो गया। एक फोर्स होता है, किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसका अपना वेट होगा। वेट के बारे में जानते ही हो सब लोग, वेट। तो वेट क्या हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो वेट कितना होगा, वेट क्या है, फोर्स है। जो धरती लगाती है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोल रहे हैं, वेट। तो किसी का मास अगर m है तो उसका वेट कितना होगा, mg होगा, होगा ना। ये सब पहले बताया हुआ है, इसलिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं, याद है। शुरू में हम लोग फोर्सेस इन नेचर पढ़े थे। अब हो गया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, यानी समझ लो साधारण, परपेंडिकुलर। तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है कांटेक्ट होने के कारण, वो कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, उसको बोलेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इस नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। और भी फोर्स का नाम जानते ही हो, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब भी होता है। तो फ्रिक्शन अभी तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे नहीं, फ्रिक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद पढ़ेंगे, तो फ्रिक्शन के बारे में भी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग का काम का 3 ही फोर्स यूजफुल है, बाद में और भी फोर्स पढ़ेंगे। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किस तरह का फोर्स है, नहीं नहीं मतलब 4 कैटेगरी होता है ना फोर्स का, कौन से टाइप का फोर्स है। फोर्स पूरे नेचर में जितना भी सबको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रेविटेशनल, और क्या क्या था बताए थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये बताना है कि टेंशन फोर्स किस तरह का फोर्स है, उन चारों में है, ग्रेविटेशनल। और वेट कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल। टेंशन में कहाँ ग्रेविटी का कोई यूज हो रहा है, नहीं ना। टेंशन फोर्स का लिस्ट बताए थे, कुछ याद नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कौन सा फोर्स होता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वेट कौन सा, ग्रेविटेशनल। तो वेट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी दोनों हो गया कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो टेंशन फोर्स कैसे दिखाएंगे, जैसे देखो कि टेंशन फोर्स के बारे में समझते हैं पहले। जैसे देखो एक ब्लॉक है, पुराने जमाने में खाने पीने का सामान रस्सी से लटका के रखा जाता था, याद है। कृष्ण भगवान के समय से ही चला रहा है, माखन उखन कटोरी में लटका के रखा है रस्सी से। अब वो चोरी करने के लिए सीढ़ी उड़ी चढ़ा करके, सीढ़ी से जा करके, या फिर बहुत सारा लाइन लगा करके, जो आजकल नहीं होता है, तो चोरी का टेक्निक वही शुरुआत में आविष्कार किए थे। ये मान लो कि ब्लॉक है और ये किसी स्ट्रिंग की सहायता से छत से लटका हुआ है, सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड है, ठीक है। तो कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, ब्लॉक इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका FBD ड्रॉ करेंगे, ब्लॉक का, ब्लॉक का FBD कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ब्लॉक का मास m है तो ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो नीचे धरती है, नीचे धरती है, तो धरती के चलते मास पे फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल, धरती इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी,
उसका वेट, तो वेट कौन सा फोर्स गया है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो mg लगा। अब इस ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो कोई चीज़ अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग भी फोर्स लगाता है। स्ट्रिंग के द्वारा लगाए गए फोर्स का नाम क्या है? टेंशन फोर्स। तो स्ट्रिंग कैसे फोर्स लगाता है? स्ट्रिंग किसी भी चीज़ को हमेशा खींचता है, फोर्स लगाता है ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ये टेंशन फोर्स लग गया। तो ये स्ट्रिंग से कनेक्ट, जिससे भी स्ट्रिंग कनेक्टेड होगा स्ट्रिंग उस पर फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग हमेशा किसी भी चीज़ को खींचेगा। जैसे मान लो कि कोई छोटा बच्चा है या तुम्हारा दोस्त कोई तालाब में गिर गया, दुश्मन दोस्त तालाब में गिर गया, और उस के पास तुम्हारा पैसा बाकी है, तो तुम रस्सी फेंक के उसको फेंकोगे। रस्सी फेंक दिए, बहुत लंबा रस्सी लाए हो, रस्सी फेंक तो दिए, वो रस्सी पकड़ लिया। अब तुम रस्सी खींच रहे हो, लेकिन रस्सी क्या है कि अभी लूज है, रस्सी लूज है, तो उसको खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे। रस्सी खींचते खींचते रस्सी अब टाइट हो गया। अब जो है ना, जो आदमी यहाँ पे डूब रहा है, तुम्हारा दोस्त है, ये डूब रहा है और तुम इसको रस्सी फेंके हो। अब रस्सी से तुम इसको, रस्सी जब तक लूज है तो इसको फोर्स से खींच पाएगा? नहीं खींच पाओगे। रस्सी खींचते खींचते बना दिए हो टाइट, रस्सी टाइट हो गया। अब रस्सी टाइट हो गया तो रस्सी इसको क्या कर सकता है? तुम इसको खींच ही ना सकते हो, तुम इसको खींच रहे हो। कभी मन क्या कि हम पुश कर दें, तो पुश कर पाओगे? मान लो कि किनारे पे आ गया, अभी डूबने वाला नहीं है, और अब तुमको बोला कि चलो अब तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, तो रस्सी से तुम इसको पुश कर सकते हो? नहीं कर सकते पुश। तो वही तो हम बोल रहे हैं, वो किनारे पहुंच चुका है। अब वहां पे जहाँ खींचने की जरूरत नहीं वहां पहुंच गया। अब तुम्हारे मन में विचार है कि काश इस रस्सी से उसको पुश कर देते, तो कैसा पॉसिबल नहीं है। रस्सी केवल पुल करेगा। हाँ, इसके जगह पर अगर तुम उसको रिजिड कोई चीज जो मुड़ नहीं सके, जैसे रॉड है, रॉड ऐसे धरा दिए, अब रॉड से वो आ रहा है, तो रॉड से मन किया कि इसको पुश करें, पुश कर देंगे। इधर मन करा इधर फोर्स लगा देंगे, रिएक्शन फोर्स उसको बोलेंगे। तो जो रॉड फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, लेकिन जो स्ट्रिंग लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? टेंशन फोर्स। रॉड चाहे तो किसी भी चीज पे पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, फोर्स ऊपर लगा सकता है, नीचे इधर कहीं भी लगा सकता है, लेकिन स्ट्रिंग केवल फोर्स किधर लगा सकता है? स्ट्रिंग केवल किसी को खींच सकता है, तो ऑलवेज पुल कर सकता है। और पुल किधर करेगा? जिधर स्ट्रिंग होगा। क्या फोर्स इधर लगा देगा? नहीं ना, जिधर स्ट्रिंग है उधर ही, जिधर रस्सी है उधर फोर्स लगेगा। तो इस पे फोर्स स्ट्रिंग लगा दिया, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा होगा पुल करने वाले डायरेक्शन में, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम लोग टेंशन फोर्स लगाएंगे हमेशा। स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा, हमेशा पुल करने वाले डायरेक्शन में लगेगा। अगर मान लो कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ब्लॉक को इस तरह से होल्ड किया गया है, एक रस्सी, एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगाया गया है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगाया गया है। अगर इस ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करेंगे, इस ब्लॉक पे फोर्स कैसे दिखाएंगे? इस ब्लॉक का अगर एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो देखो, मास के चलते इस पे कौन सा फोर्स लग जाएगा? mg, mg लग गया। और दो स्ट्रिंग है, तो ये ए वाला स्ट्रिंग क्या करेगा? इस पे फोर्स इधर लगाएगा अलोंग स्ट्रिंग, और पुल करने वाले डायरेक्शन, मान लो टेंशन T1, ये स्ट्रिंग चेंज हो गया तो टेंशन भी इसका अलग कर देंगे। ये फोर्स किधर लगाएगा? ऐसे लगाएगा। ये क्या हो गया? टेंशन T2। तो टेंशन फोर्स हमेशा क्या कर रहा है? किसी को खींच रहा है, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। जैसे मान लो कि कोई तुम्हारा दोस्त कुआं में गिर गया, और कुआं में गिर गया तो इसको तुम रस्सी फेंके, इधर से स्ट्रिंग से इसको पकड़ के खींच रहे हो, ये स्ट्रिंग इसको क्या कर सकता है? केवल खींच सकता है। स्ट्रिंग केवल खींच सकता है अलोंग स्ट्रिंग। तो एक फोर्स हो गया टेंशन फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा हो गया? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कौन लगाता है? जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में रहेगा। जैसे मान लो कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये इस सरफेस पे रखा हुआ, मान लो बेंच है, ग्राउंड है, उस पर रखा हुआ है, तो क्या करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है और नीचे का जो सरफेस है,
जब दो डिफरेंट सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है, दो डिफरेंट सरफेस आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आएगा, तो एक सरफेस दूसरे सरफेस को क्या करेगा, पुश करेगा कि पुल करेगा? बेंच पे तुम किताब रखे हुए हो, तो बेंच उस किताब को पुश कर रहा है कि खींच रहा है? अरे धरती, लिफ्ट के सतह पे तुम हो, लिफ्ट की सतह पे हो, ठीक है, लिफ्ट रुकी हुई है, तो लिफ्ट का सतह तुमको पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुल तो धरती कर रही है, पुल धरती करे, लिफ्ट का सतह हटा दो, लिफ्ट का सतह नीचे से खिसका देंगे तो क्या तुम धरती उस जिधर खींच उधर चल जाओगे, नीचे की ओर गिर जाओगे? वो लिफ्ट का सतह है जो तुमको ऊपर पुश करके रोक रहा है। बेंच क्या है, बेंच पे कोई किताब रख दिए तो किताब को धरती नीचे खींच रही है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, लेकिन बेंच का सतह उसको रोकने के लिए फोर्स ऊपर लगा दे रहा है। कोई भी सतह एक सरफेस दूसरे सरफेस क्या करता है, हमेशा पुश करता है। तो नीचे का जो ग्राउंड है ये इस सरफेस को ऐसे पुश कर रहा है, इसका जो सरफेस है वो नीचे वाले सरफेस को नीचे पुश कर रहा है। तो एक सरफेस दूसरे को हमेशा पुश करता है। पुश कैसे करता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, इसलिए इसको बोल रहे हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और ये फोर्स किस नेचर का है, किस कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में आएगा। ये भी फोर्स होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो अगले क्लास में हम लोग यही सब सीखेंगे, FBD ड्रॉ करना और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करेंगे सीखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।